Assalamu alaikum. So today we will perform a practical of buck chopper, and the objective of the practical is also to study the operation of buck chopper, and the apparatus required are DC power supply, smoothing inductor, resistive load, IGBT chopper inverter module, and chopper inverter control unit, current and voltage isolators, DC ammeter, voltmeter, DC voltmeter, connecting leads, and oscilloscope. So first of all we will see that what is a buck chopper. Basically a buck chopper is a device which converts high level of voltages into low level of voltages. लाइक अगर हमने 220 वोल्ट्स जो है वो अप्लाई किए हैं इनपुट पे, तो वो हमें लोअर देन 220 वोल्ट्स आउटपुट पे जो है डीसी वोल्टेजेस हमें दे देगा। सो डीसी बक चॉपर का यही काम होता है कि जो भी आपके इनपुट वोल्टेजेस हैं उनको इनपुट वोल्टेजेस को रिड्यूस करके आपके आउटपुट पे वोल्टेजेस जो है वो प्रोवाइड कर दे। अब ये रिड्यूस किस तरह से होता है और किन फैक्टर्स पे वोल्टेजेस डिपेंड करते हैं ये हम देखते हैं। सबसे पहले हम सर्किट देखते हैं कि सर्किट में हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। तो जो सर्किट डायग्राम है हमारे पास वो ये है। डीसी वोल्टेज सप्लाई हम इनपुट एज अ इनपुट सप्लाई यूज़ करेंगे, और उसके बाद हमारे पास एक स्विच लगा हुआ है। स्विच कैन बी एन IGBT स्विच, और इट कैन बी अ मॉसफेट स्विच, और इट कैन बी अ ट्रांजिस्टर लाइक BJT स्विच, और इट कैन बी सम अदर स्विच। बट जो यहाँ पे इस स्विच का फंक्शन है वो ये है कि जो सर्किट है हमारे पास, इस सर्किट के साथ कनेक्ट और डिसकनेक्ट करना है। कि सर्किट के साथ कनेक्ट हो जाएगा तो ये हमारा सर्किट जो है वो ओवरऑल इस स्विच के थ्रू सप्लाई के साथ कनेक्ट होगा। अदरवाइज़ क्या होगा कि ये जो स्विच है ये सप्लाई के साथ कनेक्टेड नहीं होगा, बट ये जो है कनेक्शन इसका यहाँ से डिसकनेक्ट हो जाएगा, और फिर जो हमारे पास वे बचता है एक करंट जो है वह फ़्लो होने का, वो ये है कि इस रजिस्टर और इंडक्टर के बाद जो है डायोड में से फ़्लो होगा। सो स्विचिंग का काम यही है कि ऑन ऑफ करवाना सर्किट को, ये सर्किट को कनेक्ट करना, फिर डिसकनेक्ट करना, अगेन कनेक्ट करना और डिसकनेक्ट करना। अब ये देख लेते हैं कि सर्किट में ऑपरेशन क्या हो रहा है। जब हम डीसी सप्लाई देते हैं और जैसे ही स्विच क्लोज होता है तो करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा। मींस दिस डीसी सप्लाई इज़ कनेक्टेड विथ ओवरऑल ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस सर्किट। सारे एलिमेंट्स के साथ जो है वो डीसी सप्लाई कनेक्ट होगी, करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा। करंट फ्लो होगा तो यहाँ से, क्योंकि इस डायोड में से जब हम ऑन करेंगे इस स्विच को, इस डायोड में से करंट फ्लो नहीं होगा। वाई? बिकॉज दिस डायोड विल बी रिवर्स बियास्ड। तो रिवर्स बियास कंडीशन में इस डायोड से करंट जो है वो फ्लो नहीं होगा। सो करंट विल गो इन दिस डायरेक्शन। आई नॉट जो है वो आउटपुट करंट फ्लो होगा फ्रॉम दिस रजिस्टर एंड दिस फ्रॉम दिस इंडक्टर। ये जो है हमने एक स्मूथिंग इंडक्टर लगाया हुआ है। इस सर्किट को दोबारा से फर्दर जब हम नीचे जो है वो सर्किट को देखेंगे कि इसका जो है वो एक एक्सप्लेनेशन वाला वर्जन है, तो उसको हम देखेंगे तो वहाँ पे ये स्मूथिंग इंडक्टर और बाकी सारे लेवल्स जो है लगे हुए हैं। ये डायोड जो है फ्री व्हीलिंग हमने डायोड लगाया हुआ है। फ्री व्हीलिंग डायोड का काम क्या होता है कि जब लेट सपोज ये स्विच हमारा जो है वो ऑफ है, ऑफ कंडीशन में करंट यहाँ से तो फ्लो नहीं होगा, बट करंट जो है वो इस डायोड में से फ्लो होगा। मींस ये डायोड एज अ पावर डिसिपेटर के तौर पे काम करेगा। तो पावर डिसिपेटर के तौर पे काम करने का मतलब ये है कि यहाँ से करंट फ्लो हो सकता है और पावर जो है इस डायोड में डिसिपेट हो सकता है। जब पावर इस डायोड में डिसिपेट होगा तो मींस जो ये इंडक्टर चार्ज हुआ था तो ये इंडक्टर जो है वो डिस्चार्ज हो जाएगा। यहाँ पे जब हम स्विच क्लोज़ करेंगे और स्विच क्लोज़ करने के बाद यहाँ से करंट फ्लो नहीं हुआ, डायोड में से करंट जो है वो इंडक्टर से फ़्लो हो रहा है। तो इंडक्टर से फ़्लो होगा तो जैसे ही करंट बढ़ना स्टार्ट करेगा, क्योंकि इंडक्टर की जो बेसिक डेफिनेशन है वो ये है कि इट अपोजेस द चेंज इन करंट। क्योंकि इनिशियली जैसे ही स्विच क्लोज हुआ तो चेंज इन करंट आएगा, और चेंज इन करंट भी हाई होगा, तो ये जो इंडक्टर होगा ये चेंज इन करंट को अपोज करेगा, और अपोज करने के बाद जो है वो इसमें से डायरेक्टली इतना ज़्यादा करंट एकदम से फ़्लो नहीं हो सकेगा।
फिर उसके बाद कुछ टाइम के बाद ये इंडक्टर जो है वो स्टेडी स्टेट कंडीशन में आएगा। जब स्टेडी स्टेट कंडीशन में आएगा तो फिर ये एज अ शॉर्ट वायर के तौर पे बिहेव करेगा। बट जैसे इनिशियली करंट जो है वो चेंज हो रहा होगा तो ये करंट के चेंज को अपोज करेगा, ये एज अ शॉर्ट वायर के तौर पे बिहेव नहीं करेगा। मीन्स हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि इसके अंदर जो है वो करंट एक किस्म का स्टोर होगा इनिशियली। तो वो करंट जब हम इस स्विच को क्लोज करेंगे, ओपन करेंगे स्विच को ओपन करेंगे तो इसमें जो भी स्टोर हुआ था करंट वो फ्लो होना स्टार्ट होगा थ्रू दिस फ्री व्हीलिंग डायोड। अगेन अभी स्विचिंग जो है इतनी फास्ट होगी कि ये फुली डिस्चार्ज नहीं हुआ होगा, एकदम से जो है वो स्विच ये वाला क्लोज हो जाएगा। मीन्स मॉसफेट है तो मॉसफेट का स्विच क्लोज हो जाएगा, आईजीबीटी है तो आईजीबीटी का स्विच क्लोज हो जाएगा या आईजीबीटी क्लोज हो जाएगा। तो जब ये क्लोज होगा फिर दोबारा से ये इंडक्टर चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। मींस चार्जिंग और डिस्चार्जिंग इसकी चलती रहेगी। बट चार्जिंग और डिस्चार्जिंग किस चीज़ पे बेस करेगी, वो स्विचिंग कंट्रोल सिग्नल लाइक यहाँ पे ये जो आईजीबीटी या कोई भी स्विचिंग डिवाइस लगी हुई है उसका जो स्विचिंग कंट्रोल है वो स्विचिंग कंट्रोल इसकी स्विचिंग को कंट्रोल कर रहा होगा, उस पर डिपेंड करेगा कि हमारा जो ये स्विच है ये कितनी देर के लिए टर्न ऑन रहा और फिर कितनी देर के लिए ये टर्न ऑफ हुआ और फिर कितनी देर के लिए टर्न ऑन रहा और कितनी देर के लिए टर्न ऑफ हुआ। एक रेशो है कि कितनी देर के लिए सर्किट या स्विच जो है वो टर्न ऑन रहा और जब हम डिवाइड करें उसको ओवरऑल टोटल टाइम से तो फिर हमारे पास ड्यूटी साइकिल आ जाता है। तो ये जो स्विच है इसका ड्यूटी साइकिल जो है वो कैलकुलेट करना बहुत ज़रूरी है या देखना बहुत ज़रूरी है कि वेदर इट इज़ 50% और वेदर इट इज़ 40% और वेदर इट इज़ 60%। तो जितनी परसेंटेज में वैल्यू ज़्यादा होगी उतनी देर के लिए हमारा ये जो सर्किट है वो कनेक्टेड रहेगा थ्रू दिस स्विच। मींस पावर सप्लाई थ्रू दिस स्विच जो है वो कनेक्टेड रहेगी। अब जितनी ज़्यादा देर के लिए कनेक्टेड रहेगी उतना जो है ये इंडक्टर ज़्यादा चार्ज होगा और जितना ज़्यादा चार्ज होगा तो फिर उतना जो है वो इस रेजिस्टर में से करंट ज़्यादा फ्लो होगा। करंट ज़्यादा फ्लो होगा तो वोल्टेज ड्रॉप जो ओवरऑल इस रेजिस्टर पे या इस लोड पे आएगा वो ज़्यादा आएगा। मींस हमें जो आउटपुट वोल्टेजेस मिलेंगे वो हायर होंगे एज़ कम्पेयर टू अगर हम ये करें कि इसका ड्यूटी साइकिल जो है वो कम कर दें। ड्यूटी साइकिल मीन्स ऑन टाइम डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अब कितनी देर के लिए ऑन रहा, लाइक अगर मैं कहूँ कि 50% टाइम के लिए ऑन रहा तो 0.5 डिवाइडेड बाय 1 कर दें तो ओवरऑल हमारे पास 0.5 आएगा। मींस आउटपुट जो आएगा दैट विल बी 0.5 मींस एज कम्पेयर टू 1। अगर हमने 220 वोल्ट सप्लाई किया था तो 220 का 0.5 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 220 से 110 वोल्ट्स जो हैं वो यहाँ पे आ रहे होंगे। जो आउटपुट वोल्टेज है वो भी इसी तरह के रिलेशन से जो है वो डिनोट होता है कि वी नॉट आर आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल्स टू इनपुट वोल्टेज इनटू के, वेयर के इज़ द ड्यूटी साइकिल ऑफ दिस सर्किट। तो ड्यूटी आर द सिग्नल। तो ड्यूटी साइकिल अगर 0.5 है, 0.5 को हम मल्टीप्लाई करें इनपुट वोल्टेज से, मींस लेट्स सपोज हमने 220 वोल्ट सप्लाई किए हैं तो 220 मल्टीप्लाइड विद दिस 0.5 वी विल गेट आउटपुट वोल्टेज ऑफ 110 वोल्ट्स। ओके, यहाँ पे ये सर्किट का जो ग्राफ्स हैं वो कुछ बताए हुए हैं और इनकी बेसिस पे ही हमें आउटपुट करंट या आउटपुट वोल्टेजेस मिलते हैं। ये स्विच ऑफ डायोड ऑन है बट जो हमारा जो स्विच है दैट इज़ ऑफ, मींस ओपन कंडीशन में है। तो ओपन कंडीशन में जाहिर सी बात है यहाँ पर स्विचिंग कंट्रोल सिग्नल नहीं होगा, तभी ये ओपन स्विच है, अदरवाइज़ ये क्लोज हो जाएगा। जब ये ओपन है तो आउटपुट वोल्टेज भी हमारे पास नहीं होंगे बट आउटपुट करंट फ्लो होगा थ्रू दिस फ्री व्हीलिंग डायोड। करंट स्टॉप नहीं होगा तो करंट जो है वो फ्लो होना स्टार्ट होगा। ये हम देख रहे हैं कि करंट जो पहले यहाँ पे स्टोर हुआ था वो डिक्रीज़ होना शुरू होगा और इस डायोड के थ्रू ही जो है वो सारा करंट जो है डिक्रीज़ होगा। बट जैसे ही स्विच क्लोज होगा, आप यहाँ पे देखें ये पहले करंट हाई था देन डिक्रीज़ होना शुरू हुआ। जैसे ही स्विच क्लोज हुआ, यहाँ पे स्विच क्लोज हो गया तो फिर अगेन ये इंडक्टर चार्ज होना स्टार्ट होगा और आउटपुट करंट जो है वो इंक्रीज़ होना शुरू होगा। देन आउटपुट करंट डिक्रीज़ होना शुरू होगा। मींस जिस टाइम पे ये स्विच जो है वो क्लोज है या हमारा आउटपुट वोल्टेज आ रहा है तो उस टाइम पे करंट जो है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो रहा है। देन जैसे ही स्विच ऑफ हुआ तो फिर ये डिक्रीज़ होना शुरू हो गया।
तो बताने का मकसद ये है कि जितनी देर के लिए हमारा जो स्विच है वो ऑन रहा या ड्यूटी साइकिल हमारा जो है ऑन टाइम जो है वो ज़्यादा है जितनी देर के लिए, उतना आउटपुट वोल्टेज हमारा आउटपुट पे ज़्यादा होगा। दिस इज़ बेसिक ऑपरेशन ऑफ बक चॉपर। और अगर हमें पावर एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है किसी भी बक चॉपर की, सो वी कैन कैलकुलेट पावर एफिशिएंसी ऑफ एनी डिवाइस बाय using this ratio, means output power over input power into 100, then we will get a power efficiency in terms of percentage। तो अब जो एक्सप्लेनेशन वाला सर्किट है या फर्दर जो है वो सर्किट को अगर हम एक्सपेंड करें या एक्सपेंडेड सर्किट, वो कुछ इस तरह से होगा। डीसी पावर सप्लाई वही लगी हुई है, स्मूथिंग इंडक्टर का एक यहाँ पे हमने इंक्रीमेंट कर लिया है। स्मूथिंग इंडक्टर बेसिकली इस डीसी सप्लाई को स्मूथ करेगा ताकि यहाँ पे ये आईजीबीटी स्विच में कोई हाई पल्सेस ना जाएं, तो ये स्मूथ करके जो हमारी वेव फॉर्म है डीसी की उसको स्मूथ करके यहाँ पे स्विच पे अप्लाई करेगा। कैपेसिटर जो है इसके साथ इसलिए हमने यूज़ किया हुआ है कि ये जो फ्री व्हीलिंग डायोड है, ये फ्री व्हीलिंग डायोड जो है वो डैमेज ना हो जाए। अगर राइज ऑफ वोल्टेज जो है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज या राइज ऑफ वोल्टेज एकदम से बहुत ज़्यादा होगा, तो फिर क्या होगा, ये फ्री व्हीलिंग डायोड जो है वो डैमेज हो सकता है। और जब ये डैमेज होगा तो फिर करंट जब स्विच हमारा ओपन होगा, ओपन के केस में ये करंट जो है यहाँ से फ्लो नहीं हो सकेगा क्योंकि ये ऑलरेडी ओपन होगा। तो फिर या तो ये इस कैपेसिटर से आएगा, क्योंकि अगर कैपेसिटर नहीं लगा हुआ तो फिर ये उल्टा जो है सप्लाई में से फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो इस कैपेसिटर को हमने प्रोटेक्शन के लिए लगाया हुआ है, वो भी इस फ्री व्हीलिंग डायोड के प्रोटेक्शन के लिए लगाया हुआ है। बाकी यहाँ पे अगेन हमने इस रेजिस्टर के साथ एक और स्मूथिंग इंडक्टर लगाया है ताकि आउटपुट पे जो वेव फॉर्म मिले वो तकरीबन प्योर डीसी हमें मिल जाए। ओके, जो वैसे सर्किट है ये डीसी सोर्स 1 है और डीसी सोर्स 2 है। क्योंकि अभी हम सिमुलेशन करेंगे, ये जो है हार्डवेयर सर्किट है, बट अगेन मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। डीसी सोर्स 1 जो है वो ड्यूटी साइकिल को चेंज करने के लिए हमने यूज़ किया हुआ है। एक हमारे पास कंट्रोलिंग जो है मैकेनिज़्म है डीसी सोर्स 1 के नाम से, एंड देन डीसी सोर्स 2 के नाम से एक आउटपुट कंट्रोलिंग मैकेनिज़्म है जो कि जा रहा है चॉपर इन्वर्टर कंट्रोल यूनिट को। मींस डीसी सोर्स 1 से हम चॉपर इन्वर्टर कंट्रोल यूनिट का जो मैग्नीट्यूड है या ड्यूटी साइकिल है ओवरऑल जो आगे हमारा स्विच में जा रहा है उसका वो ड्यूटी साइकिल कंट्रोल कर सकते हैं डीसी सोर्स 1 से। और डीसी सोर्स 2 से जो है उसकी फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल कर सकते हैं कि जो हम सिग्नल अप्लाई कर रहे हैं चॉपर इन्वर्टर कंट्रोल यूनिट पे उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, उस फ्रीक्वेंसी को हम कंट्रोल कर सकते हैं डीसी सोर्स 2 से। देन बाकी चॉपर इन्वर्टर कंट्रोल मॉड्यूल है। इस कंट्रोल मॉड्यूल में जो है बाकी के सारे इनपुट्स हैं, उन इनपुट्स जो है वो यहाँ से आ रहे हैं, वो एज ए इनपुट के तौर पे काम कर रहे हैं। देन ऑसिलोस्कोप है, ऑसिलोस्कोप पे हम जो है वो डीसी वेव फॉर्म जो है एनालाइज कर सकते हैं कि जो डीसी वेव फॉर्म आ रही है वो किस तरह से आ रही है, और वोल्टेज या जो हमारे पास पल्सेस हैं या रिपल्स हैं वो कब ज़्यादा हो रही हैं और कब कम हो रही हैं। रिपल्स जो है वो डिपेंड करेंगी फ्रीक्वेंसी पे कि जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हम रखेंगे उतने यहाँ पे रिपल्स जो होंगे वो कम होंगे। अगर हम फ्रीक्वेंसी जो है वो कम रखेंगे तो रिपल्स ऑसिलोस्कोप पे या आउटपुट वोल्टेज पे जो आ रहे हैं वो ज़्यादा होंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट एक्सप्लेनेशन ऑफ बक चॉपर। और यहाँ पे अगर हमने आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट करना है दैट इज़ इक्वल्स टू V1 इंटू अल्फ़ा। देन अल्फ़ा इज़ अगेन अल्फ़ा कह लें या के कह लें, दिस इज़ बेसिकली ड्यूटी साइकिल ऑफ द चॉपर इन्वर्टर कंट्रोल इनपुट। तो ड्यूटी साइकिल जितना ज़्यादा हम बढ़ाते जाएंगे उतना आउटपुट वोल्टेज हमारा इंक्रीज़ होता चला जाएगा, क्योंकि ये दोनों प्रोडक्ट में है। ये इनपुट वोल्टेज है V1 और अल्फ़ा जो है वो ड्यूटी साइकिल है। अभी हम ये देख लेते हैं कि अब हमने जो प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है या हमने जो एक बक चॉपर जो है वो डिज़ाइन करना है वो किस तरह से करना है और किन बेसिस पे बक चॉपर जो है वो डिज़ाइन होगा। ये मैंने कुछ कैलकुलेशंस यहाँ पे की हैं और इन कैलकुलेशंस को मैंने यहाँ पे रखा है। इनपुट वोल्टेज जो हम अप्लाई करेंगे वो 10 वोल्ट्स अप्लाई करेंगे फ़िलहाल। फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हमने 10 वोल्ट्स जो है इनपुट वोल्टेज लिए हैं, 220 नहीं ले रहे। वी कैन आल्सो डिज़ाइन विथ एन इनपुट वोल्टेज ऑफ 220 वोल्ट्स बक चॉपर ऑफ
इनपुट वोल्टेज ऑफ 220 वोल्ट्स, और आउटपुट वोल्टेज जो है वो मैं जो हमारे डिज़ायर्ड हैं या हमें चाहिए वो जो है 5 वोल्ट्स हैं। आउटपुट करंट जो है वो 5 एम्पेयर है, और रिपल वोल्टेज इन वोल्ट्स जो है वो 1% है। ज़्यादा हमने रिपल वोल्टेज नहीं रखा, रिपल वोल्टेज ज़्यादा रखेंगे तो जो हमारी वेव फॉर्म है वो इतनी ज़्यादा स्मूदर नहीं होगी। रिपल करंट जो है वो 10% हमने रखा है, और फ्रीक्वेंसी जो है 1 किलो हर्ट्ज़ हमने रखनी है। ड्यूटी साइकिल किस तरह से कैलकुलेट करते हैं? ड्यूटी साइकिल जो है वो आपका जो डायोड या जो आपने जो आपने डायोड यूज़ किया है उसका आपका फॉरवर्ड ब्यास वोल्टेज कितना है, फॉरवर्ड ब्यास वोल्टेज कितना है। तो वो जो है अभी फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग 0.8 हमने रखा है, बट हम जो सर्किट में यूज़ करेंगे उसका 0.65 है। ये जस्ट हम कैलकुलेशन समझने के लिए यहाँ पे चीज़ें जो है वो एनालाइज कर रहे हैं। आप 0.8 की बजाय कोई और वैल्यू भी रख सकते हैं। जो डायोड की डेटा शीट में आपको फॉरवर्ड ब्यास वोल्टेज दिए हुए हैं वो आपने यहाँ पे रखने हैं। और फिर V जो है वो आउटपुट वोल्टेज है, तो ये 5 वोल्ट्स हमें आउटपुट वोल्टेज चाहिए। एंड देन अगेन VD फॉरवर्ड ब्यास वोल्टेज हैं उसी डायोड के फॉरवर्ड ब्यास वोल्टेज कितने होने चाहिए। देन VG जो है इनपुट वोल्टेज है, इनपुट वोल्टेज हम यहाँ पे रख लेंगे। देन वी विल कैलकुलेट अ ड्यूटी साइकिल, और इस कैलकुलेशन के हिसाब से या इन वैल्यूज़ के हिसाब से ड्यूटी साइकिल जो आ रहा है दैट इज़ 53.7%। तो ड्यूटी साइकिल इतना रखेंगे हम तो हमें 5 वोल्ट मिलेंगे जब हम इनपुट पे 10 वोल्ट्स जो है वो अप्लाई कर रहे हैं। देन हाउ कैन वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इंडक्टर्स विच वी हैव यूज्ड इन द सर्किट? इंडक्टर की वैल्यू इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। वी जी मीन्स जो इनपुट वोल्टेज है माइनस आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय 2 इंटू डेल्टा आई एल। डेल्टा आई एल जो है रिपल करंट वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ एम्पेयर जो है 10% ऑफ 5 एम्पेयर हमने निकालना है, दैट इज़ 0.5, क्योंकि हमने इनिशियली कैलकुलेशन में बता दिया था कि रिपल करंट हमें इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज वो है जो है वो 10% चाहिए। टाइम पीरियड जो हमें चाहिए होगा दैट कैन बी कैलकुलेटेड 1 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी कर देंगे। तो फ्रीक्वेंसी जो है 1 किलो हर्ट्ज़ है, तो यहाँ से हम फ्रीक्वेंसी भी इजीली कैलकुलेट टाइम पीरियड भी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। सारी चीज़ें हमने कैलकुलेट कर ली। इनपुट वोल्टेज हमें पता है, आउटपुट वोल्टेज हमें पता है, और रिपल करंट जो है वो वैल्यू ऑफ रिपल करंट हमें पता है। देन जो टाइम पीरियड है वो भी हमें पता है, और जो है वो ड्यूटी साइकिल भी हमें पता है। अभी हमने ड्यूटी साइकिल कैलकुलेट किया है, तो सारी वैल्यूज़ हमें ऑलरेडी पता हैं। देन वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इंडक्टर। तो वैल्यू ऑफ इंडक्टर हमारे पास आ गई। जब हमने वैल्यूज़ ये सारी पुट की तो 2.85 मिली हेनरी आ गई। देन वी विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर की वैल्यू किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं? कैपेसिटर की वैल्यू जो है वो डेल्टा आई एल, देन अगेन सेम रिपल करंट जो था हमारे पास वो हमने यहाँ पे वैल्यू रखनी है, एंड देन डिवाइडेड बाय 8 इंटू डेल्टा वी। अब डेल्टा वी क्या है? रिपल वोल्टेज इन आउटपुट वोल्टेज। वो हमने 1% कहा था कि 1% होना चाहिए। अब 5 वोल्ट दैट इज़ इक्वल्स टू 0.05 वोल्ट्स जो हैं वो आ जाएंगे। देन वी विल मल्टीप्लाई इट विथ टी एस। देन अगेन टी एस इज़ द टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड पहले भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं। अभी यहाँ पे जो ये इक्वेशन हमने निकाली थी इंडक्टर के लिए, तो इंडक्टर के लिए हम ये टाइम पीरियड जो है वो यूज़ कर चुके हैं ऑलरेडी। C इक्वल्स टू 0.5 क्यों? क्योंकि ये डेल्टा आई एल 0.5 ही है, यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया था, तो 0.5 वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी। देन 8 इंटू डेल्टा वी। डेल्टा वी जो है वो चेंज जो है रिपल वोल्टेज था। रिपल वोल्टेज में जो है वो क्या वैल्यू है आउटपुट वोल्टेज की? आउटपुट वोल्टेज में रिपल वोल्टेज की वैल्यू क्या है? तो यहाँ पे ये वैल्यू हमने पुट कर दी, और देन हमने मल्टीप्लाई कर दिया टाइम पीरियड के साथ। हमारे पास जो है वो कैपेसिटर की वैल्यू 1.25 मिली फेरेड आ गई। अभी ये सारी वैल्यूज़ हम वहाँ पे सर्किट में जो है वो पुट कर देंगे, और सर्किट में ये सारी चीज़ें यूज़ करके फिर हम देखेंगे कि हमारे पास आउटपुट वोल्टेज 5 वोल्ट्स आते हैं या नहीं आते। ओके, लेट्स स्टार्ट विथ सिमुलेशंस। सबसे पहले हमें जो है डीसी सप्लाई रिक्वायर्ड होगी, तो डीसी सप्लाई के लिए पावर सोर्सेज में जाएंगे। पावर सोर्सेज के बाद डीसी पावर हम सेलेक्ट कर लेंगे, एंड देन ओके। उसके बाद हमें आईजीबीटी जो है वो मॉसफेट चाहिए, मॉसफेट चाहिए, नॉट आईजीबीटी। तो उसका जो मॉडल है वो यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से मैंने क्लिक किया, मास्टर डेटाबेस सोर्सेज लिखा हुआ है, तो ऑल ग्रुप्स कर दें।
और उसके बाद हम यहाँ पे कंपोनेंट में जो है वो एक मॉसफेट है जो मुझे पता है, वो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ। ऑल फैमिलीज़ पे सिलेक्ट करेंगे हम, और ऑल फैमिलीज़ के बाद IRF520NS, ये वाला लास्ट वाला जो है 520NS, ये वाला सिलेक्ट कर लेंगे, ओके कर देंगे। ये हमने मॉसफेट जो है वो सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद डायोड हमें चाहिए। डायोड हम जो है वो यहाँ पे जो यूज़ किया है हमने, वो या हमने करना है वो MBR10100, ये वाला यूज़ करना है, तो ये सिलेक्ट कर लेंगे। ओके, एक शॉर्ट की डायोड है। अच्छा, उसके बाद जो है वो हमें रजिस्टर चाहिए होगा, तो रजिस्टर के लिए हम यहाँ से आ जाते हैं बेसिक में, और बेसिक के बाद रजिस्टर एक यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं, और देन हमें एक कैपेसिटर रिक्वायर्ड होगा, तो कैपेसिटर भी ले लेते हैं। देन एक इंडक्टर रिक्वायर्ड होगा, तो इंडक्टर भी ले लेते हैं। और इसके अलावा हमें एक जो है वो पावर सोर्सेज में चलते हैं, ग्रुप्स में आते हैं, सोर्सेज, एंड देन सिग्नल वोल्टेज। सोर्स में क्लॉक वोल्टेज हमें चाहिए होगा, क्योंकि क्लॉक पल्स जो है वो हमने देनी है इस IGBT को। ओके, जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं वो हमारी पूरी हो गई हैं, और अब हम सर्किट में कनेक्शंस इनके जो है वो करते हैं। अब कनेक्शंस किस तरह से होंगे, इसको हम रोटेट कर लेते हैं, रोटेट 90 डिग्री, एंड देन अगेन रोटेट 90 डिग्री, देन अगेन रोटेट 90 डिग्री। ये हमने रोटेट कर लिया। इस DC सप्लाई को हम इसके साथ कनेक्ट करेंगे, और ये क्लॉक पल्स हम यहाँ पे फ़िलहाल रख लेते हैं, इसको हम रोटेट करेंगे 90 डिग्री। ओके, तो रोटेट करने के बाद यहाँ पे हम इसको ले आएंगे, और उसके बाद इसको कनेक्ट कर देंगे इसके साथ। और उसके बाद जो है वो सर्किट में हमारे पास इंडक्टर है, तो इंडक्टर हम कनेक्ट कर लेंगे। इंडक्टर हम यहाँ पे ले आते हैं। ओके, इंडक्टर को कनेक्ट कर देंगे इसके साथ, एंड देन वी हैव अ कैपेसिटर। इंडक्टर के बाद जो है वो एक कैपेसिटर है। ओके, कैपेसिटर के बाद फिर एक रेजिस्टर है। यहाँ से हम आउटपुट वोल्टेज जो है वो लेंगे, एंड देन इसको हम कनेक्ट कर देंगे इस रेजिस्टर के साथ, और इस वाले डायोड को हम कनेक्ट कर लेंगे यहाँ पर, और इस वाले कैपेसिटर को हम यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, और ये वाली क्लॉक पल्स जो है इसको भी रोटेट हम कर लेते हैं, और रोटेट कर लेंगे 90 डिग्रीज, फर्दर रोटेट करेंगे। ये जो है पॉजिटिव हम इसके गेट पे दे देंगे, और जो ये नेगेटिव है या दूसरी रेफरेंस पॉइंट है वो यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। अभी वैल्यूज़ जो हमने वहाँ पे ली थी, एक तो इनपुट वोल्टेज हमारे पास 10 वोल्ट्स था, तो इसको हम 10 वोल्ट्स कर लेते हैं। इनपुट वोल्टेज जो है वो 10 वोल्ट्स हो गए। देन क्लॉक पल्स की भी सेटिंग कर लेते हैं। 1 किलोहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी तो हमने सेट की थी, बट जो ड्यूटी साइकिल हमने कैलकुलेट किया था वो 53 पॉइंट समथिंग किया था। अब यहाँ पर जो इंडक्टर है उसका भी कुछ ना कुछ ड्रॉप होगा, और फिर इंडक्टर के अंदर ड्रॉप होगा, तो हमें ड्यूटी साइकिल हायर थोड़ा सा रखना पड़ेगा जो हमने कैलकुलेट किया था। तो हम जो है 53 की बजाय 57 रख लेते हैं यहाँ पर, और ओके कर देते हैं। यहाँ पे वोल्टेज जो हमने देना है वो नियर टू जो है, जितना वोल्टेज हमने इनपुट दिया है उतना ही वोल्टेज यहाँ पे रखना है, तो 10 वोल्ट्स हम रखेंगे, ओके कर देंगे। 10 वोल्ट्स हो गया, 1 किलो हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी हो गई, और इसके अलावा ड्यूटी साइकिल भी हमने जितना वहाँ पे देखा था उतना तकरीबन सेलेक्ट कर लिया। अब इंडक्टर की वैल्यू जो है वो 2.85 मिली हेनरी हमने कैलकुलेट की थी, 2.85 मिली हेनरी, और ओके कर देंगे। देन जो कैपेसिटर की वैल्यू थी वो 1.25 मिली फेरेड थी, 1.25 मिली फेरेड, ओके।
और जो रजिस्टर की वैल्यू है वो 1 ओहम का रख लेते हैं हम फॉर द टाइम बीइंग। रजिस्टर 1 ओहम कर लेते हैं। अभी ग्राउंड जो है वो यहाँ पे हमने कनेक्ट नहीं किया, तो ग्राउंड कनेक्ट करना लाजमी है। तो पावर सोर्सेज में अगेन आएंगे और इसके बाद ग्राउंड पे आ जाएंगे, ओके करेंगे और यहाँ पे हम ये ग्राउंड जो है वो रख लेंगे। तो ग्राउंड को हमने कनेक्ट कर दिया डीसी सोर्स के साथ, और ग्राउंड कनेक्ट करने के बाद अभी हम प्रोब्स ले लेते हैं ताकि हम मेजरमेंट्स कर सकें। एक प्रोब हम यहाँ पे लगा लेते हैं इनपुट पे। ओके, एक प्रोब हमने इनपुट पे कनेक्ट कर दी और एक प्रोब जो है वो आउटपुट पे कनेक्ट कर लेते हैं ताकि आउटपुट वोल्टेजेस हम नोट डाउन कर सकें। तो एक आउटपुट पे हमने प्रोब लगा दी फॉर मेजरमेंट ऑफ आउटपुट वोल्टेजेस एंड करंट, और एक प्रोब हमने जो है इनपुट पे लगा दी फॉर मेजरमेंट्स ऑफ इनपुट वोल्टेजेस एंड इनपुट करंट्स। अभी हम सर्किट के सिमुलेशन जो है वो रन करते हैं। सिमुलेशन रन करने के बाद देखते हैं कि हमारे पास आउटपुट पे जो हमने कैलकुलेशन की थी उतने रिक्वायर्ड वोल्टेजेस आते हैं या नहीं आते। फिर हम देखेंगे कि ये जो वोल्टेजेस हैं किस चीज़ से कंट्रोल होते हैं, आया वाकई ड्यूटी साइकिल से कंट्रोल होते हैं या नहीं होते। देन वी विल चेंज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस क्लॉक पल्स, या जो हम इसको स्विचिंग सर्किट कंट्रोल जो है वो इसका मॉसफेट का है, लाइक ये क्लॉक पल्स है, तो इस क्लॉक पल्स की मदद से देखेंगे कि अगर हम फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हैं तो फिर क्या चेंजेस आते हैं। ओके, सिमुलेशन रन करते हैं। सिमुलेशन रन करने के बाद वी आर गेटिंग 4.93 वोल्ट्स, ऑलमोस्ट 5 वोल्ट्स। तो अगर हम ड्यूटी साइकिल को फर्दर थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लें तो फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या चेंजेस आते हैं। 57 की जगह हम 58 कर लेते हैं, ओके करते हैं एंड देन सिमुलेशन जो है वो रन करते हैं। सो ये वी आर गेटिंग 5 वोल्ट्स, नियरली इक्वल टू 5 वोल्ट्स, बल्कि एग्जैक्टली 5 वोल्ट्स ही हमें मिल रहे हैं। और आउटपुट करंट कितना आ रहा है, 5 एम्पेयर। हमने 5 एम्पेयर ही वहाँ पे सिलेक्ट किया था। डीसी आईडीसी अगर हम देख लें तो 5 एम्पेयर ही आ रहा है, जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 1 किलोहर्ट्ज़ है। अगर हम वेव फॉर्म देखना चाहें तो वेव फॉर्म देखने के लिए हमें ऑसिलोस्कोप जो है वो कनेक्ट करना पड़ेगा यहाँ पे। तो सिमुलेशन में ऑफ़ करता हूँ और एक जो है ऑसिलोस्कोप भी हम यहाँ पे आउटपुट पे कनेक्ट कर लेते हैं। ओके, आउटपुट वोल्टेज नियरली इक्वल टू मीन्स हम कह सकते हैं कि प्योर डीसी है। भी हम इसको वैल्यू थोड़ी बहुत चेंज करके देखते हैं कि इसमें कोई इफ़ेक्ट आता है या नहीं आता। इनिशियली जो है वो राइज हुआ है वोल्टेज एंड देन कांस्टेंट ही रह रहा है। तो आउटपुट वोल्टेज बिल्कुल डीसी ही है, इसको अब हम डिलीट कर देते हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो क्लॉक पल्स थी इसकी हम ड्यूटी साइकिल अगर हम चेंज करें तो ये आउटपुट वोल्टेज चेंज होता है या नहीं होता। अभी हमने 58% रखा हुआ है ड्यूटी साइकिल, तो इसको हम चेंज करके 60% पे कर लेते हैं। 58% पे हमें 5 वोल्ट्स मिल रहे थे, अभी हम 60% पे देखेंगे कि कितने वोल्टेज हमें मिलते हैं। तो सिमुलेशन रन करते हैं दोबारा से। सिमुलेशन रन की 5 वोल्ट्स की बजाय अभी हमें 5.19 वोल्ट्स और वी कैन से 5.2 वोल्ट्स जो है वो मिल रहे हैं। फर्दर हम ड्यूटी साइकिल को इंक्रीज़ करते हैं। 60% की बजाय हम जो है चेंज करते हैं इसको 70% पे। तो 70% पे हम देखते हैं कि आउटपुट वोल्टेज कितने होते हैं। ओके, 6.04 वोल्ट्स हमें मिल रहे हैं, मींस इंक्रीज़ हो गए वोल्टेजेस। जैसे ही हमने ड्यूटी साइकिल को इंक्रीज़ किया तो वोल्टेजेस इंक्रीज़ हो गए। तो यहाँ पे जो समझने की चीज़ है वो ये है कि जो स्विचिंग कंट्रोल डिवाइस होगी, स्विचिंग कंट्रोल डिवाइस अभी जो है हमारे पास ये क्लॉक पल्स है या जो है क्लॉक जनरेटर है। तो इसकी मदद से इसका जो लाइक अगर हम PWM सर्किट यूज़ करते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। PWM सर्किट से हम उसका जो ड्यूटी साइकिल है PWM का पल्स विड्थ का, मींस जो हमारे पास विड्थ पल्स की विड्थ है उसको कंट्रोल करके, उसकी ड्यूटी साइकिल को कंट्रोल करके हम आउटपुट वोल्टेज कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, अभी हम ये देखते हैं कि फर्दर इसको इंक्रीज़ करते हैं। 70 की बजाय हम 90 कर लेते हैं, डायरेक्टली 90 पे जाते हैं और 90 पे देखते हैं कि आउटपुट वोल्टेजेस कितने आते हैं। पहले 6 पॉइंट समथिंग थे, अभी 7.65 वोल्ट्स हमारे पास आउटपुट पे आ गए। और एक चीज़ नोट करने की ये है
कि जो आउटपुट करंट है वो भी इंक्रीज़ होता जा रहा है। 7.64 पे हम आ गए हैं। फ्रीक्वेंसी वही रही क्योंकि फ्रीक्वेंसी को हमने चेंज नहीं किया, बट जो आउटपुट करंट है वो भी चेंज होना शुरू हो गया है। वो चेंज होना क्यों शुरू हुआ है? क्योंकि ड्यूटी साइकिल इंक्रीज़ हुआ, मींस ऑन टाइम इंक्रीज़ हुआ। जो इंडक्टर है वो ज़्यादा टाइम के लिए चार्ज हो सकता है, उसे ज़्यादा टाइम मिल गया चार्ज होने के लिए। तो जाहिर सी बात है चार्जिंग के टाइम पे जो इंडक्टर था वो मैंने आप लोगों को वहाँ पे भी बताया था, अभी जो हमने वे फॉर्म्स डिस्कस की। तो करंट जो है इंक्रीज़ होना शुरू हुआ, और जब तक ये स्विच जो है क्लोज़ नहीं हो जाता, स्विच क्लोज़ होगा, स्विच सॉरी, जब तक स्विच ओपन नहीं हो जाता, अभी तो स्विच क्लोज़ है, तो जब तक सर्किट हमारा कनेक्ट रहेगा तो करंट जो है वो इंक्रीज़ होता रहेगा, और जो इंडक्टर है उसके अंदर जो करंट स्टोर होगा वो भी स्टोर होता रहेगा और वो इंक्रीज़ होता जाएगा। मींस आउटपुट वोल्टेज उसके बाद जो है वो हमारे इंक्रीज़ होते चले जाएंगे। तो इसीलिए जो है करंट भी इंक्रीज़ हो रहा है और आउटपुट वोल्टेज भी इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो ये हमने देख लिया कि वाकई जो ड्यूटी साइकिल था उसको कंट्रोल करके हम आउटपुट वोल्टेज को कंट्रोल कर सकते हैं। अभी हम फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं और देखते हैं कि इसका कोई इम्पेक्ट आउटपुट वोल्टेजेस पे आता है या नहीं आता। 1K थी पहली, अभी हम 2 kHz जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं फ्रीक्वेंसी, और इसको ऑफ़ करते हैं, सर्किट को दोबारा से ऑन करते हैं। 7.63 वोल्टेज वही है और 2 kHz फ्रीक्वेंसी हो गई, बट वोल्टेज वही है, वोल्टेज चेंज नहीं हुए। ये हमने वहाँ भी डिस्कस किया था कि फ्रीक्वेंसी के चेंज करने से वोल्टेज चेंज नहीं होंगे, बट जो रिपल्स हैं हमारी वेव फॉर्म में वो जो है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाएंगे। ओके, इसको अब हम सिमुलेशन को ऑफ़ करते हैं, और आई होप सो कि आप लोगों को ये सर्किट कम्प्लीटली समझ आ गया होगा। एक इस मल्टी सिम के अंदर बिल्ट इन सर्किट है, वो भी हम देख लेते हैं किस तरह से है, और उसमें अगर हम ड्यूटी साइकिल को कंट्रोल करते हैं तो बाकी हमारा आउटपुट वोल्टेज कंट्रोल होता है या नहीं होता। वो जो है सर्किट बना हुआ है वो आइडियल करेक्टरिस्टिक्स को यूज़ करते हुए बना हुआ है। मींस हम कह सकते हैं वहाँ पे वोल्टेजेस इंडक्टर पे अगर हम कहें तो इतने ज़्यादा ड्रॉप नहीं होंगे। इसके अलावा जो स्विचिंग डिवाइस है उस पर वोल्टेजेस इतने ज़्यादा ड्रॉप नहीं होंगे, और जो फर्दर जो चीज़ें यूज़ की हैं उन पे वोल्टेजेस जो है वो ड्रॉप नहीं हो रहे। तो मींस आइडियल करेक्टरिस्टिक्स यूज़ करते हुए जो रिलेशन था हमारे पास V नॉट इक्वल्स टू K इंटू V1 या V इनपुट वोल्टेज था, वो इसको बिल्कुल एग्जैक्टली फॉलो करेगा। मैं इसको ऑफ़ करता हूँ, और ऑफ़ करने के बाद यहाँ से हम मैंने यहाँ पे एक बिल्ट इन सर्किट रखा था। ओके, ये बिल्ट इन सर्किट है जो आप यहाँ से जो लाइब्रेरीज़ हैं, लाइब्रेरीज से ओपन कर सकते हैं। किस नाम से? बक कन्वर्टर इंटरेक्टिव बिल्ट इन सर्किट। तो इसको अभी हम सिमुलेट करेंगे, और सिमुलेट करके यहाँ पे मैंने वोल्टेज प्रॉब लगाई हुई है, ये वोल्टेजेस आउटपुट पे आते जाएंगे। और ये जो है PWM सर्किट है, यहाँ पे अगर हम सेलेक्ट करें तो यहाँ पे ये PWM लिखा आएगा। ये PWM सर्किट है और इसको हम कंट्रोल कर रहे हैं, यहाँ इसकी मदद से हम ड्यूटी साइकिल को कंट्रोल कर रहे हैं। अभी ड्यूटी साइकिल जो है वो 0.8 वोल्ट सेलेक्टेड है, यहाँ हम कह लें कि ये एक वेरिएबल वोल्टेज डिवाइस है, और इस वेरिएबल वोल्टेज डिवाइस की मदद से PWM की सिग्नल को जो हम इनपुट दे रहे हैं, लाइक मैक्सिमम इनपुट जो है वो 1 हो सकता है और मिनिमम जो है वो 0 हो सकता है। और इन टर्म्स ऑफ ड्यूटी साइकिल 0 से लेके 1 तक हम इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज जाएं, मीन्स 0 से लेके 100% तक हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये स्विच है, जिस तरह से हमने वहाँ पे मॉसफेट यूज़ किया था, तो यहाँ पे भी एक स्विच के तौर पे ट्रांजिस्टर ही यूज़ हुआ है, ट्रांजिस्टर लिखा हुआ है, ट्रांजिस्टर यूज़ किया है इन्होंने। और इसके अलावा ये करंट प्रॉब है, और ये जो है वोल्टेज कंट्रोल्ड इंडक्टर है। मीन्स वो इस वोल्टेज की मदद से इस इंडक्टर को हम कंट्रोल कर सकते हैं। और ये कैपेसिटर है, कैपेसिटर इसने यूज़ किया है। और इसके अलावा ये फर्दर जो है वो एक DC इंटरेक्टिव वोल्टेज है, मीन्स वोल्टेज का एक सर्किट यूज़ किया है और आइडियल सर्किट यूज़ किया है। इसकी मदद से कैपेसिटर की वैल्यू को ये चेंज कर सकता है। सर्किट को सिमुलेट करते हैं, सिमुलेशन स्टार्ट करते हैं। सिमुलेशन मैंने स्टार्ट की, इनपुट वोल्टेज हमारे पास जो थे 30 वोल्ट्स थे, और ये ड्यूटी साइकिल अभी जो सिलेक्टेड है वो 0.8 है। मैं इसको 0 पे लेके जाता हूँ इनिशियली। तो जब हमने 0 कर दिया तो आउटपुट पे जो वोल्टेजेस आ रहे हैं इन टर्म्स ऑफ माइक्रो वोल्ट्स, और वी कैन से दीज आर नियरली इक्वल्स टू 0 वोल्ट्स।
तो अभी हम ड्यूटी साइकिल को इंक्रीज़ करते हैं, क्योंकि इस स्विच के ड्यूटी साइकिल को ही कंट्रोल करने से हमारे पास आउटपुट वोल्टेज कंट्रोल हो रहे थे। ये बेसिक थ्योरी है जो डिस्कस की, और इसी को हम वेरीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, और पिछले सर्किट में हमने ये वेरीफाई भी किया। वही मैंने ड्यूटी साइकिल को 0.3 पे जो है वो ले आया हूँ। 0.3 पे ले आने के बाद 8.86 आ रहा है। इनपुट वोल्टेज 30 है। अभी हम वो वाला जो हमारे पास रिलेशन था V0 = K × Vi, मीन्स ड्यूटी साइकिल से मल्टीप्लाई कर दें इनपुट वोल्टेज को, तो वो देख लेते हैं कि ट्रू होता है या नहीं होता। कैलकुलेटर ओपन करते हैं। ड्यूटी साइकिल हमने 0.3 रखा है, तो हम 0.3% या 30% ऑफ जो है वो 30 वोल्ट्स निकालेंगे कि कितना आता है। 0.3 मल्टीप्लाइड विथ 30, तो दैट इज नियरली इक्वल्स टू 9 वोल्ट्स, और जो हमें आउटपुट पे वोल्टेज मिल रहे हैं वो भी नियरली इक्वल्स टू 9 वोल्ट्स ही आ रहे हैं। फर्दर हम इसके ड्यूटी साइकिल को इंक्रीज़ करते हैं। ड्यूटी साइकिल को हम 0.5% पे 0.5 पे ले आते हैं, मीन्स 50% पे ले आते हैं। तो 50% पे 30 का 50% 15 वोल्ट होते हैं, वो नियरली इक्वल टू 15 वोल्ट हमें मिल रहे हैं। फर्दर हम इसको इंक्रीज़ करते हैं, तो इसको इंक्रीज़ करने से आउटपुट वोल्टेजेस जो है वो इंक्रीज़ होते चले जा रहे हैं। अभी हम इसकी फ्रीक्वेंसी को चेंज करके देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी के चेंज करने से इस पे कोई इम्पैक्ट आता है या नहीं आता। ये वोल्टेज की वैल्यू है मैक्सिमम वैल्यू, और इंक्रीमेंट 5% का जो है वो होगा जैसे जैसे हम इसको इंक्रीज़ करेंगे। तो फ्रीक्वेंसी 9 किलो हर्ट्ज़ सिलेक्टेड है। अभी मैं इसको 20 किलो हर्ट्ज़ कर लेता हूँ। 20 किलो हर्ट्ज़ करने से देखेंगे कि आउटपुट पे कोई इम्पेक्ट जो है वो आता है या नहीं आता। 19.6 थे पहले वोल्टेज, अभी भी 19 पॉइंट जो है वो बहुत ही कम इम्पेक्ट आया है। वो मैंने बताया था कि इन टर्म्स ऑफ रिपल ही आएगा। 19.6 था तो 19.1 हो गया। हालांकि हमने फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा चेंज की है, और ये डायोड ही है। डायोड को हम कोई चेंजेस नहीं करेंगे डायोड के लिए। इंडक्टर की वैल्यू को चेंज करके देखते हैं। ये 1 मिली हेनरी ऑलरेडी सिलेक्टेड है। अगर इंडक्टर की वैल्यू को चेंज करें यहाँ से, वोल्टेज बेस्ड इंडक्टर है ये, तो इंडक्टर की वैल्यू चेंज करने से भी इतना ज़्यादा इम्पैक्ट हमारे पास नहीं आ रहा। ये 19.1 ही है। सिमुलेशन को ऑफ करके दोबारा से ऑन करके देखते हैं कि कोई इम्पैक्ट आता है या नहीं आता। तो 19.1 ही है, कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा, क्योंकि हमने इंडक्टर की मेन वैल्यू जो है वो चेंज नहीं की। ये जस्ट वोल्टेज की वैल्यू ही हमने चेंज की है। सो ये वेरीफाई हो गया कि जो ड्यूटी साइकिल है, ड्यूटी साइकिल के चेंज करने से जो आउटपुट वोल्टेजेस हैं वो चेंज होंगे। और एक और चीज़ जो मैं बताता हूँ यहाँ पे, कि ये जो आउटपुट रजिस्टर है, अगर हम इसकी वैल्यू को चेंज करें तो फिर भी हमारे पास आउटपुट वोल्टेजेस चेंज होंगे। 1 ओम पर वोल्ट था, 10 ओम पर वोल्ट कर देते हैं। ओके करते हैं, सिमुलेशन ऑफ करके दोबारा ऑन करते हैं। पहले 19.1 थे, अभी हमारे पास वोल्टेजेस चेंज हो गए और 19.3 जो है वो आ गए। एक्चुअल सर्किट पे चलते हैं। एक्चुअल सर्किट में भी ये चेंजेस हम करके देखते हैं कि वाकई ऐसा होता है या नहीं होता। ये एक्चुअल सर्किट है जो हमने अभी डिज़ाइन किया था। इस पे हम ये जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज करते हैं। 1 ओम की बजाय हम 1000 ओम कर लेते हैं। ओके करते हैं, और उस सर्किट की सिमुलेशन ऑफ करते हैं। पहले सिमुलेशन ऑफ की और इस सर्किट पे आ गए, और अभी हम सिमुलेशन दोबारा से ऑन करेंगे। तो 9.93 वोल्ट्स, जो कि पहले 6 पॉइंट समथिंग वोल्ट्स थे, अभी 9.93 वोल्ट्स आ गए। फर्दर हम इसकी वैल्यू को अगर इंक्रीज़ करें, लाइक 10,000 ओम कर लेते हैं। एक और ज़ीरो जो है वो इंक्रीज़ कर देते हैं। ओके करते हैं, और उसके बाद सिमुलेशन दोबारा रन करते हैं। वी आर गेटिंग नियरली इक्वल टू 10 वोल्ट्स, क्योंकि हमने रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज कर दी। रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज करने से जो इसमें से करंट फ्लो हो रहा है, मींस इंडक्टर पे जो करंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर हो रहा है, और आउटपुट पे वोल्टेजेस हमें ज़्यादा मिल रहे हैं, क्योंकि यहाँ से इस रजिस्टर से जो करंट फ्लो हो रहा है वो इतना ज़्यादा नहीं हो रहा, और इंडक्टर की मौजूदगी में जो भी करंट स्टोर होगा वो इंडक्टर में स्टोर होगा। यहाँ से इतना ज़्यादा करंट फ्लो नहीं हो सकेगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट बक चॉपर, और हमने ये वेरीफाई कर लिया कि ड्यूटी साइकिल चेंज करने से जो हमारा बक चॉपर है उसका आउटपुट वोल्टेज जो है वो कंट्रोल हो सकता है। मींस इट्स लाइक अ डीसी ट्रांसफार्मर, के हम इनपुट पे कुछ वोल्टेज दें
और उसके बाद उससे लोअर वोल्टेजेस अगर हमें आउटपुट पे चाहिए हों तो हम बक चॉपर का सर्किट जो है वो यूज़ कर सकते हैं। हमने कैलकुलेशन देखी कि कैलकुलेशन कैसे करते हैं किसी भी बक चॉपर को डिज़ाइन करने के लिए, और वही चॉपर हमने यहाँ पे मल्टीसिम पे डिज़ाइन किया। ओके, आई होप सो कि आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। सो इट्स ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड एंड थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।